जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टार्ट कहां से लिया हमने? चैप्टर 3 में 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े। फिर हम अब इन 7 प्रोसीजर्स को में से कुछ जो ज्यादा अहम है उनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ा, 8-10 लेक्चर उसके ऊपर लगाए। अब हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। आज इसका आखिरी लेक्चर है, इसके सिर्फ 2 लेक्चर थे। एनालिटिकल प्रोसीजर खत्म, फिर कल कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर में हाँ जी बुक आ गई है, क्लास खत्म होने से पहले इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बताया रास्ते में है, आ रही है, इन ट्रांजिट है। इंशाल्लाह क्लास खत्म होने से पहले आपके पास अवेलेबल, बुक शॉप पे अवेलेबल होगी। आपके पास पैसे दे देंगे तो अवेलेबल आपके पास भी हो जाएगी। अच्छा, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल 2 तरह से होता है, बल्कि 3 तरह से होता है। एक रिस्क असेसमेंट के तौर पे, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर और एक ओवरऑल रिव्यू। लेकिन चूंकि ओवरऑल रिव्यू में जो तरीकाकार होता है वो रिस्क असेसमेंट जैसा ही होता है, यानी कंपैरिजन के जरिए से ही ओवरऑल रिव्यू किया जाता है। इसलिए हम अगर इसको सीखना चाहते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूं कह सकते हैं हम 2 तरह के होते हैं, एक कंपैरिजन और एक प्लॉजिबल रिलेशन। कंपैरिजन होता है रिस्क असेसमेंट के लिए, प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए। और यही कंसेप्ट हमने इनडायरेक्टली सीख लिया था चैप्टर 3 में। जब हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर था। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल्स पढ़ी, उसमें भी एनालिटिकल प्रोसीजर का था। तो हम अब इस चैप्टर में बेसिकली सीख रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना, एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज करना नहीं सीख रहे। ये बेसिक थीम है इस चैप्टर का, याद रखिए। एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज रिस्क असेसमेंट ये किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ये किसी और चैप्टर। देखिए रिस्क असेसमेंट वाला जो चैप्टर होगा ना उसमें स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं? यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एज सब्सटेंटिव। अगर मैं इसकी हेडिंग यू बना दूं ना, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट, तो फिर ये कोई और चैप्टर बन जाएगा, फिर ये कोई और कंसर्न बन जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आए ना एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ यूज पूछे तो आपने देख लेना है वो रिस्क असेसमेंट कह रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कह रहा है। तो यह सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तो हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी होते हैं, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी होते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों में फर्क क्या है, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टैंडर्ड ने क्यों एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर तो इतनी गाइडेंस दी है हमें, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर इतनी ज्यादा गाइडेंस नहीं दी। रीजन सुन ले पहले, तो दोनों में फर्क सुन ले। एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन क्या है? फर्क नहीं पूछा, कॉमन। दोनों में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को, फिगर्स को वेरीफाई करते हैं। दोनों बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, इनमें से मिस स्टेटमेंट ढूंढने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स तरीकाकार है कि आपने जिस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे सेल्स को, उसका टी अकाउंट ओपन करें, उसके टी अकाउंट में सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करें और उन ट्रांजैक्शन को स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करें। कभी इंस्पेक्शन हो रही होगी, कभी उसमें हम कोई इंक्वायरी वगैरह कर रहे होंगे, और दूसरे प्रोसीजर। ये है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर में हम स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो सेल्स की फिगर है टोटल की टोटल एज इट इज, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में नहीं जाते, बल्कि टोटल की फिगर्स को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह है एनालिटिकल प्रोसीजर। दोनों में फर्क आ गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है इसके ऊपर ज्यादा गाइडेंस क्यों है? टेस्ट इसके ऊपर ज्यादा स्टैंडर्ड है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है। इसकी रीजन वही है जो पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन में पढ़े। देखिए कंफर्मेशन में हमने सीखा, गौर से सुनिएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कौन सी कंफर्मेशन लाउड है? दोनों लाउड है, दोनों लाउड है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में चूंकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें उसने गाइडेंस ज्यादा दी कि कंडीशन पूरी हो फिर करना। एग्जैक्टली उसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में स्टैंडर्ड में एक बात टेक्निकल लिखी हुई है। टेक्निकल है, समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। वो कहते हैं, डिस्कशन करते हुए टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर की, कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर मोर इफेक्टिव बट लेस एफिशिएंट। मतलब क्या हुआ? टेस्ट ऑफ डिटेल में आप ज्यादा अंदर घुसते हैं चीजों के, ज्यादा मसले मसाइल आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इसमें एफर्ट्स ज्यादा लगती है, इसीलिए मोर इफेक्टिव तो है लेकिन लेस एफिशिएंसी का मतलब ये तो ना जल्दी जल्दी काम करना, लेस एफिशिएंट है। और एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में क्या कह रहा है कि ये मोर एफिशिएंट है लेकिन लेस इफेक्टिव है।
क्योंकि इनमें बाजुकात होता है कि अगर कोई एक ही एरिया के अंदर एक डेबिट पे गलत ट्रांजैक्शन है और साथ ही क्रेडिट पे गलत ट्रांजैक्शन है, तो अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे होंगे ना तो आप इन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर आप टोटल को वेरीफाई कर रहे होंगे तो चूंकि डेबिट भी वही क्रेडिट भी वही, नेट ऑफ जीरो, टोटल में शायद आप इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। समझ रहे हैं? तो एनालिटिकल प्रोसीजर मोर एफिशिएंट बट लेस इफेक्टिव। इसी वजह से चूंकि इसमें थोड़ा सा कह लें रिस्क ज्यादा है कि मिस स्टेटमेंट्स एरिया के अंदर किसी अकाउंट के अंदर हो सकता है 2 मिस स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को नेट ऑफ कर रही हो, वो हम ना पिक कर पाए। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा इसको, जिस तरह नेगेटिव कंफर्मेशन में कहा था कि नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करने के लिए आपको स्टेप बाय ये कुछ कंडीशन पूरी करना पड़ेगी, फिर यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। उसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स को परफॉर्म करना है तो जहां मर्जी करें, कोई इशू नहीं। जैसे पॉजिटिव कंफर्मेशन में कहा था जहां मर्जी करें कोई इशू नहीं, लेकिन नेगेटिव करनी है तो कंडीशन। उसी तरह सब्सटेंटिव प्रोसीजर में अगर टेस्ट ऑफ डिटेल की ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो फिर आपको कुछ कंडीशंस हमारी पूरी करना पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है कि ये लेस इफेक्टिव है टेस्ट ऑफ डिटेल की निस्बत, लेकिन ये दुनिया के बड़े बड़े ऑडिटर्स को बहुत पसंद है। वो उनसे कहें टेस्ट ऑफ डिटेल, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर यस यस यस। क्यों? ये बड़े बड़े ऑडिटर्स को क्यों काम कम करना पड़ता है, मोर एफिशिएंट है। इसीलिए स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी कि भाई अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करना है तो स्टेप बाय स्टेप इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सिखाओ। ब्रॉड स्टेप्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज हर स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले वो कहता है आपने जिस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी सूटेबिलिटी देख ले। एरिया या जर्शन एक ही बात है, हालांकि वैसे टेक्निकली स्पीकिंग एरिया में और जर्शन में फर्क है, और ये फर्क आपको आज के टेस्ट के बाद, असेसमेंट है ना आज, असेसमेंट के बाद मजीद क्लियर होगा कि एरिया में और एजर्शन में क्या फर्क होता है। याद है ना? चलिए आपकी टेस्ट के लिए हिंट दे दूं आपको, अगर आप कहें तो। एक एरिया होता है ना, उसको जब हमने वेरीफाई करना होता है, कैसे वेरीफाई करते हैं? उसकी डिफरेंट एजर्शंस होती हैं, 6 एजर्शंस हैं, हमने हर एजर्शन को वेरीफाई करना होता है। कोई प्रोसीजर एक एजर्शन को वेरीफाई करता है, कोई दूसरी को। जब सारी एजर्शन को वेरीफाई कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने एरिया वेरीफाई कर लिया। जब वो सारे एरियाज वेरीफाई हो जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन याद रखें हर जगह पे एरिया और एजर्शन में हर कंसेप्ट को समझने के लिए इनमें फर्क रखना जरूरी नहीं है। इसीलिए इस कंसेप्ट में एरिया और एजर्शन को एक ही रखें, क्योंकि आपको पता है हम ओवरऑल वेरिफिकेशन करें। तो कहता है डिटरमिन सूटेबिलिटी, सबसे पहले ये देखो जिस एरिया में काम कर रहे हो, जिस एजर्शन पे काम कर रहे हो, वो एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा मतलब इसका ये हुआ कि टेस्ट और डिटेल्स तो हर एरिया पे परफॉर्म कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर हर एरिया पे नहीं कर सकते। टेस्ट ऑफ डिटेल्स हर एरिया पे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कुछ एरियाज पे कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। हमने कहा फॉर एग्जांपल, उसने कहा जिन एरियाज में रिलेशनशिप्स प्रिडिक्टेबल हैं, जिन एरियाज में आपस में रिलेशनशिप है और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी वजह से दूसरे पे क्या इंपैक्ट होगा, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। और जिन एरियाज में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनमें एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं। जैसे बताइए सेल्स बढ़ेगी, सेल्स पिछले साल सेल्स थी 10,000, कमीशन था 1,000, इस साल सेल्स हुई 15,000, कमीशन कितना हो गया? 15। आपने प्रिडिक्ट कर लिया ना, कर लिया, इसका मतलब है सेल्स कमीशन पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, पिछले साल सेल्स थी 15,000 और क्रेडिटर्स थे 5,000, इस साल सेल्स है 30,000, क्रेडिटर्स कितने हैं? गलत, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दोनों में कोई रिलेशनशिप है, इसका मतलब है इस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। सेल्स में और रिपेयर एक्सपेंस में कोई रिलेशनशिप है? सेल्स बढ़ने से प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिपेयर एक्सपेंस कितना होगा। तो जहां पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जहां पे रिलेशनशिप्स नहीं है, जहां पे एरियाज का कोरिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूजेबल नहीं है। या तो फिर बताइए
सेलिंग कमीशन को सेल्स के साथ रिलेशनशिप है। अगर हमने सेल्स वेरीफाई कर ली है तो सेलिंग कमीशन को एनालिटिकल प्रोसीजर से वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसकी परसेंटेज लेके अप्लाई कर लें। लेकिन क्या एडमिन एक्सपेंसेस का सेल के साथ कोई ताल्लुक है? क्योंकि हमें पता है कि सेल्स बढ़ने से सेलिंग एक्सपेंस बढ़ते हैं, लेकिन एडमिन एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते। सेल्स जितनी मर्जी हो, सीएफओ की सैलरी सेम रहेगी, सेल्स टीम के बोनस एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ेंगे, सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन एडमिन एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे। तो एग्री करते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल, लेकिन एडमिन एक्सपेंस पे नहीं कर सकते। इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं। फिक्स एसेट आपने वेरीफाई कर लिए हैं, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एनालिटिकल सूटेबल है, लेकिन मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस का फिक्स एसेट्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो ये पहला लेसन, इसका मतलब है पहला लेसन हमने ये सीखा कि हालांकि एज ऑडिटर हमारे लिए एनालिटिकल प्रोसीजर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ एरियाज में कर सकते हैं और कुछ एरियाज में नहीं कर सकते। ये लेसन है पहले पॉइंट का, ये समझ आया आपको? चलिए, अब फर्ज कीजिए हमने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जिस पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल हैं। अब अगला क्वेश्चन, फिर वो कह रहा है सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। असर्शन है, इसको सिर्फ याद कर लें, काफी है, ये रटे वाला पॉइंट है। सूटेबिलिटी आल्सो, अभी आपने बार बार पूछना नहीं है। अरे ऑनलाइन वाले भाई व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेहरबानी, आपके जो चीज मैं कह दूं ना रटे वाली, आंखें बंद करके तवार कर रहे हैं, रटे वाली है। सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट। छोड़े, सिर्फ एक चीज में सूटेबिलिटी रिलेशनशिप वाली एग्जांपल ध्यान में रखें, रिलेशनशिप है प्रेडिक्टेबल। जो सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स रिलेशनशिप के साथ साथ असर्शन और रिस्क असेसमेंट की भी बात कर रहा है, लेकिन ये आपने याद कर लेना, ठीक है। वैसे रिस्क असेसमेंट चलते चलते बता दूं, जहां पे किसी एरिया में रिस्क ज्यादा होगा वहां पे नॉट सूटेबल, शाबाश। वहां पे ना, वहां पे फिर क्या सूटेबल होगा? वह तो अच्छा, यही कंसेप्ट मुझे लग रहा है हमने कंफर्मेशन में भी पढ़ा था। जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट एप, तो कौन से हो? वही यहां पे कि रिस्क ज्यादा हो तो असर्शन ऐसी है जो रिस्की है, उसमें रिस्क ज्यादा है तो नॉट अप्रोप्रिएट। फिर क्या अप्रोप्रिएट? चले, समझ आ गया? ठीक, नहीं समझ आया तो आगे चले, ये लाइन को ये समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं। टू वैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, देखिए किसी भी एरिया में आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना हो ना, कोई ना कोई डाटा आपको कंफर्म है चाहिए, कंफर्म में चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कोई एरिया बताइए जिस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी मर्जी जजमेंट की बेस पे, ये ना सोचे कि सर ने बताया नहीं। फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, यानी इसमें, अच्छा इसमें ये देखें, अगर फिक्स एसेट वेरीफाइड है ना तो डेप्रिसिएशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फिक्स एसेट ही वेरीफाइड नहीं है फिर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल जरूर है, लेकिन ये परफॉर्म करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? फिक्स एसेट का वेरीफाइड होना। फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट का वेरीफाइड होना जरूरी है। सोच के बताइए, जिस डाटा पे एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड कर रहा है वो डाटा ही गलत है, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर सही होगा? वो भी गलत। तो दूसरा जो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर में डाटा यूज करना है वो भी रिलायबल होना चाहिए। और एग्जांपल दीजिए, मुझे समझ नहीं आई अभी बात। रिसीवेबल और बैड डेट, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट को वेरीफाई करना चाहते हैं लेकिन डेटर की एक परसेंटेज लगा के अलग-अलग परसेंट, तो अगर सही प्रोविजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेटर का सही होना जरूरी है कि नहीं? अगर डेटर गलत है तो प्रोविजन फॉर बैड ऑटोमेटिकली गलत, अगर डेटर ठीक है फिर प्रोविजन ठीक आएगी। ये है, इसका मतलब है प्रोविजन को वेरीफाई करने के लिए आपको कौन सा डाटा चाहिए? डेटर्स का, और वो रिलायबल होना जरूरी है। अगर क्लाइंट गाइड करने के लिए गया, उसने कहा सर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स इतने सेल किए हैं और एक यूनिट की इतनी प्राइस है, टोटल रेवेन्यू आपने वेरीफाई करना है, बताइए फिक्स प्राइस शॉप है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर इस केस में सेल्स के ऊपर सूटेबल है, लेकिन इसको सेल्स को वेरीफाई करने के लिए क्या डाटा चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एक और सेल प्राइस पर यूनिट। अगर क्लाइंट आपको दोनों डाटा ठीक देगा फिर आप सही एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, फिर आप सही फिगर एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट दोनों डाटा गलत देगा आप सही फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का भी रिलायबल होना जरूरी है, सेल प्राइस का भी रिलायबल होना जरूरी है। ठीक है, कैसे इंश्योर करेंगे रिलायबल है कि नहीं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को प्रोडक्शन रिकॉर्ड के साथ, सेल्स रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई कर लेंगे और प्राइस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल देख लेंगे, पता चल जाएगा रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, सैलरीज को वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए। अगर
तो इसका मतलब सेल पे रोल को वेरीफाई करने के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये डाटा रिलायबल है तो सही प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर ये डाटा रिलायबल नहीं है, अगर क्लाइंट आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही गलत देता है तो आपका जवाब भी गलत होगा। अगर इनपुट आपने पढ़ा होगा ना, वो आईटी में होता था गार्बेज इन गार्बेज आउट, मुहावरा सुना ना आईटी में, कि अगर आपका जो फार्मूला है वो गलत है तो उस फार्मूले से जो जवाब आएगा वो भी हमेशा गलत ही होगा। यही वो कह रहा है कि डाटा यूज करना है तो डाटा रिलायबल। एग्री करते हैं ना? अच्छा अब सुना, कैसे पता चलेगा डाटा रिलायबल है कि नहीं? अच्छा पहले एक लेसन प्रैक्टिकली सुन लें। ये कंसेप्ट जनरल है, ये हमें क्या बता रहा है कि आपने जब कभी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने हैं तो उसके लिए रिलायबल डाटा यूज करना है। लेकिन याद रखें ये डाटा से मुराद क्या है, ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। पेरोल के केस में इससे मुराद है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्स के केस में इससे मुराद है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या सेल प्राइस। ठीक, इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उस केस में इससे मुराद होगा लोन की अमाउंट, लोन का एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अगर क्लाइंट इंटरेस्ट रेट गलत बताता है तो आपके तो कभी फिगर मैच नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा अब ये पता चल गया डाटा, कैसे पता चलेगा डाटा रिलायबल है कि नहीं? आप देखेंगे, शाबाश, देखेंगे सोर्स क्या है उसका। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से हमें डाटा मिला है वो ज्यादा, एक्सटर्नल सोर्स से डाटा मिला है वो ज्यादा रिलायबल इंटरनल की निस्बत। आप देखेंगे कंट्रोल्स क्या है इसके, अगर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हुए कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो रिलायबल है, कंट्रोल्स वीक है तो लेस रिलायबल है। ये सोर्स का मतलब इंफॉर्मेशन मिली कहां से? इंडिपेंडेंट से मुराद एक्सटर्नल है। आप इसको इंडिपेंडेंट को काट के इंडिपेंडेंट मुश्किल लग रहा है, इसको एक्सटर्नल कर लें। एक्सटर्नल सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, हाँ लेकिन देखें इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। सेल प्राइस तो इंटरनली मिलेगी, तो अगर इंटरनल हो तो फिर क्या रूल है? फिर दूसरा रूल लगाए, कंट्रोल स्ट्रांग है तो फिर इंफॉर्मेशन रिलायबल है। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा यूज कर रहे हैं वो रेलिवेंट है, उसकी नेचर ऐसी है कि आपको उसे यूज करना चाहिए तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या हम अगर इस साल की फिगर को इस साल के बजट के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है? अच्छा बजट ना दो तरह से बनाए जाते हैं बजट, एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है चैलेंजिंग। एक रियलिस्टिक, एक चैलेंजिंग। रियलिस्टिक क्या? पिछले साल हमने 500 मिलियन की सेल की थी, इस साल टारगेट रखो कोई 600 मिलियन का। ठीक है, रियलिस्टिक। दूसरा, पिछले साल 500 मिलियन की सेल की थी, इस साल टारगेट रखो 1000 मिलियन का। हमने पूछा ओ भाईजान 500 मिलियन की सेल पे चलो आप 10, 15, 20% बढ़ा लो टारगेट है, ये डबल कैसे? डबल तो अचीव नहीं हो सकता। बजट बनाने वाले ने कहा मुझे भी पता है अचीव नहीं हो सकता, लेकिन पता क्या, सेल्स टीम जो है ना, इनको प्रेशर में रखोगे ना, इनको टारगेट दिखाओगे ना डबल का, 1000 का, तो फिर ये 700, 750 वाला अचीव करेंगे। तो मैं इनको प्रेशराइज कर, मुझे भी पता है 1000 का टारगेट ये अचीव नहीं होगा, लेकिन मैं इनको प्रेशराइज तो करूंगा। ठीक है, मैं इनको कोई कोटेशन वगैरह सुना दूंगा कि क्या होती है मोटिवेशनल स्पीकर के, तो बड़ा टारगेट होना चाहिए, बड़े मकसद के लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो ये बड़ी मेहनत करेंगे। अब मुझे ये बताइए, एंड पे जाके अगर हम कंपेयर कर रहे हो, अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल फिगर आई 800 की, बजट था 1000 का, मुझे बताइए कि आपको अब ये वाला बजट इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। अगर आप ये बजट, अब सुनिएगा, अगर मैं ये बजट यूज करता हूं तो फिर क्या कबाहत है? कबाहत सुनिएगा, मैं सेल्स टीम से कहूंगा एक्चुअल 800, बजट 1000, देयर इज ए रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। ऐसे ही है ना, बजट 1000, एक्चुअल 800, मैं क्या कहूंगा? देयर इज रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। सेल्स टीम एक लगाएगी, कहेगी यू डोंट नो देयर इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ 200। देखिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अंडर स्टेटमेंट। वो कहेंगे भाईजान ये तो अचीव करना, यही चीज हमने जिस तरीके से किया हम नहीं जानते। तो बताइए अगर हम इस चैलेंजिंग वाले को यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो क्या सही एनालिसिस में पहुंचेंगे? कभी सही एनालिसिस में नहीं पहुंचेंगे। यही वो समझा रहा है कि आपने जो डाटा यूज करना है ना, उसकी नेचर और रेलिवेंस को ध्यान में रखना है। वो डाटा ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव कर सके आप वो। ठीक है,
चैलेंजिंग गोल के तौर पर नहीं। स्टूडेंट आया रिजल्ट के बाद बहुत टेंशन में, कहने लगा सर मैंने फैसला किया है, क्या 2 पेपर दिए थे फेल हो गया हूं, लेकिन मैंने इस दफा 5 पेपर देने हैं, 2 पिछले भी निकालने हैं, 3 ये मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, ये क्वालिफाइंग 2 पिछले पेपर भी और 3 ये क्वालिफाइंग, पता नहीं कहां से टर्म निकले ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। बहरहाल 5 पेपर, मुझे ये बताइए 5 पेपर है, चलिए क्या ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है अचीव करने की? नहीं है। ठीक है, जिसने 2 नहीं 1 अटेम्प्ट में पास किए 5 करेगा वो, चैलेंजिंग नहीं, इम्पॉसिबल। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए अगर फर्ज कीजिए पेपर देता है और 4 पास कर लेता है, तो बताइए रिस्क अंडर स्टेटमेंट का है कि 1 पास क्यों नहीं किया, कि ओवर स्टेटमेंट का है कि भाई 2 ज्यादा कर लिए। ओवर स्टेट यही समझा रहा है कि आपने जो जब एनालिसिस करना है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को सामने रखना है, चैलेंजिंग को नहीं रखना। आगे कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर का बल्कि कंपैरिजन का एक असूल है, क्या लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है, लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है, यानी एक जैसी चीजों को आपको अच्छा मुझे ये बताइए एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कंपेरेबल पार्ट सेम एंटिटी को यूज कर सकते हैं? एग्जांपल में पढ़ा था ना, बजट वाली एग्जांपल थी तो कंपेरेबल पार्ट्स वाली भी थी। अच्छा एक ब्रांच है, एक पेट्रोल पंप है, स्टेशन है, उसमें सिर्फ पेट्रोल बेचते हैं, दूसरा है जिसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी भी बेचते हैं, तीसरा है जिसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी के साथ ट्रक शॉप भी है। अब बताइए ये इन तीनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है? तो जो सीएनजी बेचता है उसको सीएनजी वालों के रिजल्ट के साथ ही कंपेयर करना चाहिए भाई, ऐसे है ना। ये है लाइक विद लाइक कंपेरेबिलिटी का कंसेप्ट, कि जब आपने कंपेयर करना है फाइनेंशियल तो डाटा यूज करना है ना, तो कंपेरेबल डाटा यूज करना है। हमारी कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ कंपनीज होती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो दोनों प्रोवाइड करते हैं। बताइए क्या करना चाहिए हमें? रिजल्ट कंपेयर करने हैं, हमारा क्लाइंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, नहीं इसे पूरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि इंडस्ट्री के उस सेगमेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस। ये है कंपेरेबिलिटी का कंसेप्ट, कंपेयर लाइक विद लाइक, कंपैरिजन करना। हाँ हमारा एक क्लाइंट है वो सिर्फ गाड़ियां बेचता है, दूसरा वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल दोनों बेचता है। अब दोनों के एक्सपेंसेस की नेचर डिफरेंट होगी, दोनों के जो है रेवेन्यू वगैरह में डिफरेंस होगा, प्रॉफिट मार्जिन में डिफरेंस होगा। एग्री करते हैं कंपेयर? तो इसका मतलब है अच्छा इससे तो मुतमिन हो गए ना, एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए कोई डाटा चाहिए और डाटा रिलायबल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा डाटा रिलायबल है कि नहीं? सोर्स कंट्रोल नेचर कंपेरेबिलिटी, सोर्स कंट्रोल नेचर कंपेरेबिलिटी, सोर्स कंट्रोल नेचर कंपेरेबिलिटी, ये 4 अल्फाज हैं। कंसेप्ट क्या था? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। ओहो गलती हो गई मेरे से, बिला वजह मैं अपना और आपका टाइम जाए। ये तो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ था ना, कहाँ पढ़ा था? एक मिनट कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 3 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिलायबिलिटी के वो 5 पॉइंट। रिलायबिलिटी यही चीज एग्जाम में फेल करवाती है। वो रिलायबिलिटी के 5 पॉइंट्स नहीं थे, वो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के 5 पॉइंट थे। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के कंसेप्ट था वो। ये कंसेप्ट रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का नहीं है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर का कंसेप्ट है। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर का मे बी इसके कुछ पॉइंट्स सिमिलर हों उससे, लेकिन कुछ डिफरेंट भी होंगे, इसलिए कि ये कंसेप्ट और है वो कंसेप्ट और है। आपको कल बताया था ना, एक लफ्ज से कंसेप्ट पलटा मार जाता है। वो इसकी एक एग्जांपल ये है, एग्जाम में उसने कहा रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर के पॉइंट। स्टूडेंट का आदत होती है जो कंसेप्ट पहले पढ़ता है ना उसका वो कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो कंसेप्ट पहले पढ़ता है वो, क्योंकि उसके ऊपर से ज्यादा मेहनत की। तो स्टूडेंट जब कभी रिलायबिलिटी का नाम स्टूडेंट के सामने लेना, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस में आता है चैप्टर 3, आईकैप को भी ये पता है, इसलिए वो क्या करता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस की निस्बत, क्योंकि उसको फिर एग्जामिनर कमेंट में लिखता है मैंने तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर का कंसेप्ट पूछा था, स्टूडेंट ने रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का पॉइंट बता दिया। तो स्टूडेंट को चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ा करे। भाई बात समझ आई? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर और कंसेप्ट है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। कुछ पॉइंट सेम है, 2 सेम है, ये इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल वाला भी कंट्रोल वाला, ये दोनों पॉइंट उधर थे, लेकिन सोर्स ये नेचर एंड रेलिवेंस कंपेरेबल ये डिफरेंट है। ये बात ध्यान रखेंगे आइंदा। अच्छा यही रीजन है इस दफा ना टीचिंग स्टाइल मैंने अपना थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों?
पहले जो कंसेप्ट हम बाद में करते थे ना, इस दफा पहले कर रहे हैं। उसकी रीजन यही, बड़ी रीजन यही है कि हमने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का एनालिसिस किया, हमने कहा भाईजान आई कैप को भी पता है स्टूडेंट के ये कंसेप्ट जो हैं वो वीक होते हैं एंड में, क्योंकि एंड वाले कंसेप्ट्स के लिए स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है। आई कैप का एग्जाम ना 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं ना टॉपिक सट जाएगी। आई कैप आप जब पेपर देने जाते हैं ना, ये 3 लोगों में जंग होती है, एक आई कैप, एक आप और एक टीचर। हमारा भी इम्तिहान होता है, हमारा भी नहीं आई कैप की साइड पे, आप लोगों की साइड ऐसे ना करें यार। आप हमारी छतर छाया में पढ़ के आप हम आपको भेजते हैं जंग लड़ने के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता जाके आई कैप की तरफ। हम नहीं आई कैप को बताते, हम नहीं बताते कि हमारे स्टूडेंट का ये कंसेप्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, हम नहीं बता। आई कैप को खुद ही पता चल जाता है, कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस है। तो जब हमने देखा क्या कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज से, रिकॉर्डेड लेक्चर से बता। अच्छा, तो उसने वो बड़ा एग्जामिनर बहुत शातिर है, वो अंदाजा लगाता, वो ये नहीं देखता। हालांकि मेरा थोड़ा सा ना उससे पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ है। पेपर ऐसे होना चाहिए कि प्रैक्टिस में कि कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है वो स्टूडेंट को सिखाओ, वो टेस्ट करो जो ज्यादा इस्तेमाल हो। जो प्रैक्टिस में रिसेंटली लीगल केसेस चल रहे हैं, मैं अगर लिया का पेपर उठाऊं तो मैं बुक को साइड पे रख दूं, मैं को नॉलेज है ना बच्चे का। प्रैक्टिस में जो चीजें आ रही हैं, जो इशू वो ही स्टूडेंट को पढ़ाए जाने चाहिए और वही एग्जाम में टेस्ट। यानी ज्यादा फोकस आई कैप क्या करता है, कहता है नहीं वो नहीं पूछूंगा प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होता है, वो पूछूंगा जो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो पूछूंगा जो स्टूडेंट छोड़ के जाता है। बाज़ का ऐसा कंसेप्ट होता है आसान होता है लेकिन स्टूडेंट छोड़ के जा रहे होते हैं, आई कैप कहता है बस इसको पकड़ लेते हैं। हाँ वो पूछेगा जो उसका, वो बैठा इसीलिए ना, देखें उसने सिर्फ आप इधर फॉर एग्जांपल अगर 150 बच्चा बैठा है ना, तो आई कैप ने इसमें से जो 1500 बेहतरीन दिमाग हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, सबको नहीं बनाना। ये चीज ध्यान में रखिएगा, 15, 20, 25 बस, ये इससे ज्यादा नहीं। तो कैसे पता चलेगा बेहतरीन दिमाग कौन से है? कोई मशीनरी जादू है जो बता सके? नहीं, वो इसी तरीके से वो ऐसे एक एक लफ्ज के ऊपर क्वेश्चन बदलता है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक लफ्ज से मैसेज कैसे डिफरेंट होता है, ये जज करने के काबिल है कि नहीं है। अभी आगे चल के 1-2 और एग्जांपल्स आएंगी। छोटे से छोटा लफ्ज होता है टू और ओन, एक क्वेश्चन में टू का वर्ड यूज करता है, एक का ओन। आपको शायद आज से पहले इसका अंदाजा ही ना हो कि ये टू और ओन का लफ्ज भी इतना अहम हो सकता है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन घुमा दे, और ये हो सकता है। तो बहरहाल आई कैप को जहन में रखिए। तो हमने कहा अच्छा अब ये चूंकि जंग है, आई कैप ने पैंतरा मारा, उसने कहा मैं एंड वाले टॉपिक पहले पूछूंगा, ज्यादा पूछूंगा। क्यों? क्योंकि शुरू वाले बच्चे के तैयार होते हैं, एंड वाले में बच्चे के ऊपर बर्डन भी होता है दूसरे टॉपिक का, दूसरे सब्जेक्ट्स का, और एंड में अक्सर टीचर भी भागम भाग करते हैं उधर फोकस। मैंने कहा अच्छा अब पता चल गया ना, हम भी एनालिसिस कर रहे हैं। आई कैप आपके आंसर शीट्स का एनालिसिस कर रहा है, हम आई कैप के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर कमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये एग्जामिनर कमेंट्स देते हो, ये टॉपिक टेस्ट करते हो, ये पहले पढ़ा देंगे ताकि अब अगली 2-3 अटेम्प्ट्स में तो ये काम करेगी स्ट्रेटजी, लेकिन ध्यान में रखिएगा फिर आई कैप फिर पलटा मार जाएगा, एक अटेम्प्ट आएगी तो कोई बात नहीं, हम भी बैठे हुए हैं, हम आंखें बंद करके थोड़ी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल चलता रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं, पता नहीं कहां से कहां बात निकले। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, तो कुछ कंसेप्ट पहले पढ़े, ये रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस नहीं है। आगे चलते हैं। डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, डेवलप एनालिटिकल क्वेश्चन में तरीकाकार तो आपको पता है ना, हम अपना अंदाजा लगाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हमारे ख्याल में कितना इनकम एक्सपेंस होगा, और फिर क्लाइंट के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमने एरिया देख लिया, डाटा उठा लिया, डाटा उठाने के बाद अब क्या करना है, एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है। एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज। अब सुने, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, कल के जलसे में लाखों अफराद शरीक थे, या यूं कह ले, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कल के जलसे में लाखों अफराद शरीक होंगे। स्टेटमेंट आपने सुन ले। अच्छा मुझे बताइए, कल के जलसे में अगर 25 लाख अफराद शरीक होते हैं तो पॉलिटिशियन आके क्या कहेगा, देखा कहां नहीं था लाखों अफराद शरीक होंगे। और अगर कल के जलसे में 2.5 लाख अफराद शरीक होते हैं फिर क्या कहेगा, देखा कहां नहीं था लाखों अफराद शरीक होंगे। हालांकि 2.5 लाख में और 25 लाख में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन स्टेटमेंट ही ऐसी जनरलाइज कर दी, आप गलत साबित नहीं कर सकते जितना मर्जी जोर लगा लें, क्योंकि उसने कहा था लाखों अफराद ही कहा था ना। पॉलिटिशियंस तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अकाउंटेंट्स इस तरह के काम नहीं कर सकते। हमने जब कभी एक्सपेक्टेशन बनानी है ना, वो एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब बताना है 2.5 लाख के 25 लाख, वरना अगर आप एस्टिमेशन करें, सीनियर आपसे पूछे हाँ भाई रेवेन्यू की एस्टिमेशन क्या है, आप कहें सर लाखों का रेवेन्यू होगा,
लाखों का होगा, सारी जिंदगी कोई मिस स्टेटमेंट नहीं पकड़ सकेंगे। क्लाइंट का रेवेन्यू 2.5 लाख हुआ, फिर भी आप कहेंगे ठीक है सर मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी। क्लाइंट का रेवेन्यू 25 लाख हुआ, फिर सर मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी। तो यहां पे ये सिखा रहा है कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए, लेकिन प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए जरूरी है आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में अवेलेबल होनी चाहिए। एक्यूरेसी विद विच रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड, आप रिजल्ट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के काबिल हो। इन शॉर्ट आपको एक ही कह रहा है, एक बात, तीनों पॉइंट ना इंटरलिंक्ड है, तीनों पॉइंट को समरी करके ना एक ही पॉइंट बताऊं आपको। वो कह रहा है अगर आप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करना चाहते हैं ना तो जितनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना ज्यादा एक्यूरेटली आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं। मिठाई की दुकान पे हम रेवेन्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, हमने कहा कितनी मिठाई बेचे, उसने कहा सर मिठाई जो है ना वो आज वो कई सौ किलो बेच दी, हमने कई सौ किलो बेच दी। अच्छा और रेट क्या था, सर मुख्तलिफ रेट थे मुख्तलिफ मिठाइयों के, तो हजारों रुपए किलो के हिसाब से बेच दी। अब इससे भी अगर आप एक्सपेक्टेशन कहने को डेवलप कर सकते हैं, प्रिसाइज नहीं होगी। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए आपको चाहिए कि भाई कितनी किस्म की मिठाइयां थी, हर एक का एग्जैक्ट रेट क्या था। डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जितनी ज्यादा डिसएग्रीगेटेड अवेलेबल होगी उतना आप एक्यूरेटली प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप सकते हैं। समझ आई बात की। फिर आगे एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली, अब क्या करना है, क्लाइंट के एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है और देखना कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आएगा, कोई ना कोई डिफरेंस, क्योंकि इतनी हमारी परफेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि एग्जैक्ट क्लाइंट पे फिट बैठ जाए। कभी कभार हो भी जाती है लेकिन रेयर चांस होता है। ठीक है, रेंट के केस में हो जाया करती है क्योंकि रेंट में चंद एक ट्रांजैक्शन फिक्स अमाउंट होती है। लेकिन बहरहाल अगर डिफरेंस है तो आपने देखना है डिफरेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और एक्सेप्टेबल है कि नहीं किस पे डिपेंड करेगा, यानी अगर जो डिफरेंस है वो मटेरियलिटी लेवल से कम है तो फिर एक्सेप्टेबल है, फिर इसका मतलब यही काम खत्म कर चले जाए। और अगर डिफरेंस मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब पता है, इंक्वायर करें क्लाइंट से। कल एक स्टूडेंट आ गया, कहने लगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं ऑडिट। वो कैसे, मैं कहा आपने कहा इन्वेस्टिगेशन जो है एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। मैं कहा हाँ पूछताछ करना, मैंने कहा वो तो इंक्वायरी है। मैं कहा हाँ है, अलहदा से पूछे थे इंक्वायरी, लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए इंक्वायरी करें वो एनालिटिकल प्रोसीजर ही समझी जाती है। डेफिनेशन ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन आप एनालिटिकल प्रोसीजर का डिफरेंस इंक्वायर करने के लिए करेंगे वो एनालिटिकल प्रोसीजर ही समझी जाएगी। तो अब ये बजाहिर आपको इंक्वायरी नजर आ रही है कि इंक्वायर करे कोई इनकंसिस्टेंसी फ्लक्चुएशन। इनकंसिस्टेंसी फ्लक्चुएशन का मतलब यही है कि जो आपकी एस्टिमेटेड अमाउंट है जो क्लाइंट की एक्चुअल है, इनमें क्या डिफरेंस है। इससे मुराद इंक्वायर क्लाइंट से क्या करेंगे, ये इंक्वायरी है कि एनालिटिकल प्रोसीजर है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसको एनालिटिकल प्रोसीजर ही समझा जाएगा। अच्छा क्लाइंट ने जो भी जवाब दे दिया उसको एज इट इज मान लें, ट्रू मान लें, कि कोरोबोरेट करें। कोरोबोरेट करने का मतलब क्या होता है, कंफर्म करें, चेक करें ठीक भी है कि नहीं। क्लाइंट गोली तो नहीं करा रहा, गोली समझते हैं, गोली है बहाना टोपी ड्रामा है। शाबाश, आप तो समझते ही हैं। अच्छा तो ये कोरोबोरेट करना है, अगर कोरोबोरेट हो जाए तो अच्छी बात, और अगर कोरोबोरेट ना हो तो फिर आपके एनालिटिकल प्रोसीजर एविडेंस नहीं दे सके आपके। अब एनालिटिकल प्रोसीजर अगर एविडेंस नहीं दे सके तो क्या करें, अदर प्रोसीजर बोले तो टेस्ट ऑफ डिटेल। शाबाश शाबाश, कुछ समझ आया। अच्छा वैसे तो यहाँ पे अब कंसेप्ट कंप्लीट, भाई 500 बता दिए, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप कहें तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर कर लें क्विकली 5-6 मिनट में, जिससे हमारी एक तरह से क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। अच्छा पहले ये कर लें, हाँ चले ये कर लें, ये ना एग्जांपल के चक्कर में मेन कंसेप्ट रह जाए। एनालिटिकल प्रोसीजर के यूजेस 3 है। शाबाश, रिस्क असेसमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओवरऑल। रिस्क असेसमेंट नहीं पढ़ा, क्यों, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट वाले में। सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ लिया, कौन सा रह गया, ओवरऑल कंक्लूजन करता कौन है वाला, पार्टनर।
अब वो क्यों करते हैं यूज इन फार्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, क्यों? ताकि वो कॉरोबरेट कर लें, कंफर्म कर लें कंक्लूजन। कौन से कंक्लूजन? जो इंडिविजुअल कंपोनेंट से मुराद एरिया है, इंडिविजुअल एरियाज पे परफॉर्म किए गए हैं, इंडिविजुअल एरियाज पे परफॉर्म किए गए हैं। एक दफा क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर मेरे पास एरिया था इन्वेंट्री का, मुझे आज तक याद है, क्लास हुई नहीं बोलती कभी, इन्वेंट्री का। दूसरा बंदा था, उसके पास एरिया था सेल्स का। मुझे अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए चेक करना चाहिए था सेल्स के एरिया में क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं किया, क्योंकि मैं उसके एरिया का जिम्मेदार था। सेल्स में तबाही भी फिर थी तो वो जिम्मेदार था, मैं थोड़ी था। मैंने बिल्कुल इन्वेंट्री पे सही काम किया और मेरा काम ठीक था। सेल्स वाले ने भी काम किया, उसका काम भी ठीक था। हमने लगा इंडिविजुअल एरिया पे काम किया, पार्टनर के पास गए। अब मुझे बताइए, हम तो इंडिविजुअल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पार्टनर इंडिविजुअल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ओवरऑल कंक्लूजन के? उसने पहला सवाल ही ऐसा पूछा, पैरों तले जमीन निकल गई महाभारत में। उसने कहा इन्वेंट्री का एरिया किया आपने? मैंने कहा जी। आपने एक मूवमेंट बनाई होगी, एक मूवमेंट बनती होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी में कितनी थी? आप तो अमाउंट में लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह। तो वो क्वांटिटी में भी बनाते हैं कि यूनिट कितने आए, ओपनिंग में कितने यूनिट थे, परचेज कितने हुए, सेल के क्लोजिंग में कितने, उनकी फिर वेरिफिकेशन की जाती है जो क्लोजिंग में पड़े होते हैं। मैंने कहा सर 10,000 यूनिट आउट हुए। पार्टनर ने सवाल क्या पूछा, आपके वेयर हाउस से इस साल कितने यूनिट्स आउट हुए? मैंने कहा 10,000। पार्टनर ने सेल्स वाले से क्या पूछा, बोला आपके पास कितने यूनिट की सेल आई है? उसने कहा सर 9,500 यूनिट की सेल। उसने पूछा 500 यूनिट किधर गए? पहले मेरे से पूछा, मेरी जाने वाला। मैंने कहा सर मेरे से कसम उठवाले हैं 10,000, वेरीफाई किया हुआ है, 10,000 यूनिट आउट हुए हैं इन्वेंट्री से। सेल्स वाला कहने लगा सर मेरे से भी कसम ले ले, कंफर्म है 9,500 ही रेवेन्यू है और है नहीं। पार्टनर कहने लगा बताए 500 गया तो गया किधर? अच्छा अब देखे, इन्वेंट्री वाला भी ठीक है, सेल्स वाला भी, लेकिन पार्टनर भी ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने ओवरऑल कंक्लूजन देना है ना। पार्टनर को इस चीज से गर्ज नहीं कि ये एरिया ठीक है, ये एरिया, पार्टनर को इस चीज से गर्ज है कि इंडिविजुअली ठीक है, कलेक्टिवली ये सारे ठीक लिंक हो रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे थे, दोनों की क्लास की, दोनों की। फिर उसके बाद भागे भागे क्लाइंट पे गए। क्लाइंट कहते ओहो सर सॉरी, असल में हुआ ये था कि हमने कुछ प्रमोशन के तौर पे ना कुछ यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, ये 500 यूनिट हुआ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे पहले बताओ। मैंने कहा सर आपने पहले पूछा ही नहीं कभी, आपने पहले कभी पूछा ही नहीं। मैंने कहा ठीक। तो मुझे ये बताइए, पार्टनर्स ने जो ओवरऑल कंक्लूजन देना ना, तो उसमें जो इंडिविजुअल एरियाज हमने वेरीफाई ऑलरेडी किए हुए हैं, एंड पे उसे दोबारा कोलैबोरेट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अच्छा आपके ख्याल में ये जो उसने टोटल देखा, टोटल इधर से उठ के गए इधर आए कि नहीं आए, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है कि टेस्ट ऑफ डिटेल? ये था। और यही चीज फिर अल्टीमेटली असिस्ट करती है पार्टनर को अपना ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने में, ओवरऑल कंक्लूजन फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं। जब सारे एरियाज पे पार्टनर देख लेता है एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, एरियाज एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है का मतलब क्या है, जितनी सेल्स इधर से उठी इन्वेंट्री से आउट हुई उतनी सेल्स उधर भी गई है सेल में, जितनी परचेजेज रिकॉर्ड हुई है उतनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में आई भी है। ठीक है, ये है ओवर एरियाज, इंडिविजुअल एरियाज की आपस में एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी देखना। तो इसी पर्पस के लिए पार्टनर ओवरऑल रिव्यू करता है। ओवरऑल रिव्यू किस लिए करता है पार्टनर? टू कोलैबोरेट कंक्लूजन ड्रॉन ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल। जो हम बच्चों ने, ट्रेनी स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल ड्रॉ किए होते हैं कंक्लूजन, उनको कोलैबोरेट करने के लिए कि उनमें कोई कमी बेशी रह तो नहीं गई। और फिर जब सारे एरियाज देख लेता है तो फिर ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है पार्टनर का? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती हैं कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, एंड पे ये प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा था और एक रिव्यू में रिस्क निकल आया कि इधर से 10,000 इन्वेंट्री उठी है, उधर 9,500 का 500 किधर गई। ये ऐसा रिस्क था जो उससे पहले हमारे सामने नहीं आ सका था। तो मुझे अभी याद आता है, मुझे पार्टनर को ये कहना चाहिए था सर पहले बताते तो हम काम कर लेते, अब तो ऑडिट का एंड आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितना मर्जी रिस्क आ जाए अब हम मजीद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। मुझे ये कहना चाहिए था। शुक्र है मैंने नहीं कहा, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है क्या कि अगर आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए ना, रिस्क आप एक दफा रिस्क असेसमेंट कर ले, बाद में नया रिस्क आ जाए, आप ये नहीं कह सकते मैंने एक दफा काम कर लिया दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा रिस्क को रिवाइज भी कर सकते हैं। और हमें उस रिवाइज रिस्क पे फिर नए प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। एंड पे यही बता रहा है कि अगर आपको ओवरऑल रिव्यू फाइनल स्टेज पे भी कोई नया रिस्क आपके सामने आ जाए ना,
और क्लाइंट प्रेशर कर रहा हो, सर रिपोर्ट साइन करे, रिपोर्ट, आप कहेंगे अभी नहीं भाई, अभी नहीं, पहले उस रिस्क को एड्रेस कर ले, उस रिस्क को एड्रेस कर लें, फिर उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, फिर उसके बाद रिपोर्ट साइन करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन स्टेज क्या होती है, समझ आ गया? क्यों परफॉर्म की जाती है ये भी समझ आ गया। इंडिविजुअल और ओवरऑल, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, और फिर किस लिए? ताकि ओवरऑल कंक्लूजन दे सके। ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है भला हमारा? इंडिविजुअल कंक्लूजन पता क्या होता है? इंडिविजुअल सेल्स इज ओके, डेटा इज, यह है इंडिविजुअल कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके। भाई ये क्लियर हो गया? अब हमने दोनों चीजें आज पढ़ ली, सब एग्जांपल्स। अच्छा सीरियस है, बाकी एग्जांपल दो। जल्दी से 10 मिनट के अंदर 2 एग्जांपल्स है, दोनों निपटाने। एक क्लाइंट गाइड करने के लिए गए, वो गाड़ियां बेचते थे, ठीक है, गाड़ियां, हम गाड़ियां, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, गालियां नहीं बेचते थे, गाड़ियां, गालियां तो फ्री में मिलती हैं, चाहिए? हाँ, ले लो 2-4, कोई हफ्ता गुजर जाएगा तुम्हारा इसी। तो व्हीकल बेचते थे। अच्छा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, उस ऑडिट पे मेरे जिम्मे एरिया आया सेल्स का, सेल्स का। मैं भागा भागा क्लाइंट के पास गया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, जब कभी आप किसी भी क्लाइंट पे जाए ना, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी जरूर ऑब्टेन करें, क्लाइंट क्या करता है, कैसे करता है, अंडरस्टैंडिंग, ये आपके रिस्क असेसमेंट के काम आती है। मैंने क्लाइंट से कहा सर क्या करते हैं, उसने कहा कार्स बेचते हैं। मैंने कहा अच्छा प्राइस सेम है कि हर एक के साथ अलग निगोशिएशन करते हैं? मैंने कहा सर प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस हमारे फिक्स्ड है। वो क्लाइंट था यार, आपको बताता हूँ, होंडा क्लाइंट था। मैंने कहा प्राइस फिक्स है। मैंने कहा अच्छा बन गया काम। क्यों कहा बन गया काम? प्रोसीजर। मैंने कहा सेल्स ये सूटेबल है, सेल्स सूटेबल। अच्छा उससे पहले एक और क्लाइंट था पीडीसीएल, उस पर भी ऑडिट करने के लिए गए थे, उस पे सेल सूटेबल नहीं थी। सेल सूटेबल नहीं, क्यों बोला सूटेबल नहीं थे? हर एक का बिल ला, इन भाईजान का 2,500 है, उनका 26,000 आ जाता था, उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं चलते थे। इस पे मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो एक टफ क्लाइंट के बाद इजी क्लाइंट आ गया, सेल्स सूटेबल है। बताइए क्या इस केस में पहला डिसीजन कीजिए, सेल्स का एरिया इस क्लाइंट का सूटेबल है फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर? ओके हो गया। नेक्स्ट, मुझे कुछ डाटा चाहिए था, मैंने क्लाइंट से डाटा मांगा। बताइए क्या डाटा मांगा होगा? मैंने कहा नंबर ऑफ कार सोल्ड दीजिए और इसकी सेल प्राइस दीजिए। उसने नंबर ऑफ कार सोल्ड दी, फर्ज कीजिए मुझे फिगर्स भूल गई है, 10,000, और सेल प्राइस उसने दी 20 मिलियन से 45 मिलियन। ये डाटा। अच्छा अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, ये क्या है? ये प्राइस थी, ये नंबर 20 लाख, 20 लाख से 45 लाख था, 20 लाख से 45। अब ये मुझे बताइए, क्या क्लाइंट ने जो मुझे डाटा दिया मैं एज इट इज यूज कर लेता? चाहिए तो सही, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ही एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा ना। चाहिए तो क्या एज इट इज यूज कर लूं कि रिलायबिलिटी को वैल्यूएट करूं? गेस कीजिए कैसे वैल्यूएट किया होगा? इसको प्रोडक्शन रिकॉर्ड से इन्वेंट्री काउंट के साथ कंपेयर किया, ये फिगर ठीक है कि नहीं? इसको डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ कंपेयर किया, रिलायबल हो गया। फिर मैंने कहा कि अच्छा 20 लाख से लेके 45 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका रेवेन्यू है वो 200 लाख से लेके 450 लाख तक हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस 20 लाख से लेके 45 लाख तक थी। ये मैंने क्या किया? एक्सपेक्टेशन डेवलप की। क्या ये एक्सपेक्टेशन प्रिसाइज है? नहीं है। मेरे सीनियर ने कहा ऐसे काम नहीं करना, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करो। मैंने कहा सर प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन के लिए तो मुझे डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसे डिसएग्रीगेट होना जरूरी है। मैंने क्लाइंट से कहा ये 20 लाख 45 लाख का क्या चक्कर है? उसने कहा सर हम 2 मॉडल, उस वक्त 3 थे, एग्जांपल सिंपल था, 2 मॉडल यूज करते हैं, एक सिटी एक सिविक। सिटी का रेट 20 लाख है, सिविक का फॉर एग्जांपल 45 लाख है। तो मैंने कहा भाई ये मुझे बताओ ना, अब बताइए क्या मुझे दोनों गाड़ियों का इकट्ठा डाटा यूज करके रेवेन्यू एस्टिमेट प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होगी? मैंने कहा सर क्या आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड में सिटी कितनी है, सिविक कितनी है? मैंने कहा है। मैंने कहा क्या आप डिसएग्रीगेट करके दे देंगे कि इसमें से सिटी के कितने नंबर है? उसने कहा बिल्कुल दे देंगे। मैंने कहा लाइए। अब फिर मैंने दोनों का अलग करके जो सिटी के नंबर थे उसको सिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, सिविक के नंबर को सिविक से
अब रेवेन्यू आया, बताइए प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप हुए? मैंने उसे क्लाइंट की फिगर के साथ मैच किया, थोड़ा बहुत फर्क था, उन्होंने कहा हम कुछ डीलर्स को डिस्काउंट वगैरह देते हैं उस वजह से फर्क है। मैंने कहा ठीक है, वो डिफरेंस इमटेरियल था। फिर मैंने कहा ओके, घर ये होता है अच्छे क्लाइंट का फायदा कि नॉर्मली चीजें मैच कर रही होती है, कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा क्लाइंट हमें लिफ्ट ज्यादा नहीं कराता, ठीक है, वो हमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देता, लेकिन बहरहाल वहां पे कंप्लीट हो गया। क्या हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? इस स्टेज की बारी ही नहीं आई। अब दूसरी एग्जांपल वो जिसमें इस स्टेज की बारी आई, एक हॉस्पिटल था, उसमें भी मेरे जिम्मे रेवेन्यू का एरिया आया। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह लिखा हुआ है कि आप जब कभी ऑडिट करने के लिए जाएं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करें कि क्लाइंट क्या करता है, कैसे करता है। ये रिस्क असेसमेंट में काम आती है। मैंने क्लाइंट से जाके पूछा क्या करते हैं, उसने कहा आपके सामने है सर, मरीजों का इलाज करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? मैंने कहा नहीं ज़बानी कलामी समझाएं। मैंने कहा सर सुनिए, हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक को हम कहते हैं आउटडोर पेशेंट, एक को कहते हैं इनडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट वो होता है जो आता है, पर्ची बनवाता है, डॉक्टर को दिखा के चेकअप करवाता है, चला जाता है। उसमें हमने एक ही फीस रखी हुई है 100 रुपया। अच्छा एग्जाम्पल मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली उसमें कई डिपार्टमेंट्स थे, हर डिपार्टमेंट की फीस रहती है, 100 रुपया फीस रखी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मैंने कहा दूसरा सर इंडोर है, वो लैदा काउंट रखा हुआ है। मैंने कहा इंडोर का क्या फर्क है? कहते हैं इंडोर में वो पेशेंट्स आते हैं जिनका मसला ज्यादा सीवियर होता है, उनको एडमिट करते हैं। और मैंने कहा उनको एडमिट तो कर लेते हैं, छोड़ते कब है? मैंने कहा डिपेंड करता है सर, बाज़ औक़ात तो शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, 4-5 घंटे में उनको डिस्चार्ज, बाज़ औक़ात 4-5 महीने भी लग जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है, डॉक्टर के विजिट्स होते हैं, मेडिसिन के खर्चे होते हैं। बाज़ औक़ात अगर छोटा स्टे है तो हो सकता है 5,000 बिल बने, ज्यादा स्टे है तो 25-30 लाख तक का भी बिल बन जाता है। अब ये दो तरह के रेवेन्यू थे, एक इंडोर एक आउटडोर। मुझे बताइए, क्या मैं रेवेन्यू को इकट्ठा करके वेरीफाई करता कि स्ट्रैटिफिकेशन करता? यही स्टैंडर्ड कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन करो। स्ट्रैटिफिकेशन की मैंने, सोच के बताइए किस असर्शन, किस एरिया, किस अकाउंट के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, किस में नहीं है? आउटडोर में एनालिटिकल पर सूटेबल है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू कितना होगा। इंडोर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है मरीज 5,000 में छुट जाए जान इसकी, हो सकता है 5 लाख बिल बने। एग्जैक्टली ऐसे ही किया। आउटडोर रेवेन्यू के ऊपर मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर डिसीजन किया, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इंडोर के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब इंडोर को साइड पे करते हैं, आउटडोर के ऊपर आ जाए। मैंने उनका रेवेन्यू टोटल देखा, क्या उस रेवेन्यू को वेरीफाई, ये डिसाइड हो गया सूटेबल है। अब अगला स्टेप क्या था? लायबिलिटी ऑफ डाटा। मुझे कुछ डाटा चाहिए था। क्या डाटा चाहिए? नंबर ऑफ पेशेंट और पर्ची फीस कितनी है। क्या ये नंबर ऑफ पेशेंट पर्ची क्लाइंट ने मुझे दी, एज इट इज यूज कर लेता? नहीं, मुझे इसको रिलायबिलिटी चेक करनी थी। मैंने कहा रिलायबिलिटी दिखाओ। उसने कहा सर पर्ची फीस एमएस, वो होता है, हाँ मेडिकल, हाँ एमएस की तरफ से प्रूव की हुई है। और मैंने कहा डाटा, उसने कहा हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं पर्ची बनती है ना, एक रजिस्टर में सबकी एंट्री होती है, उस रजिस्टर में मैं आपको एंट्री दिखा, जैसे आप स्टूडेंट है ना, कॉलेज में आते हैं, आपको एक नंबर साइन किया जाता है, एंट्री होती है, पता चल जाएगा कितने। आई कैप ने भी आपका सीआरएन नंबर इशू किया हुआ ना, उसी तरीके से नंबरिंग। मैंने रजिस्टर देखा, मैच किया, डेली बेसिस पे एंट्री हो रही थी, मैंने देख लिया 31 नंबर को आखिरी एंट्री क्या थी वो नोट कर लिया। ये मैंने क्या किया भला? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा चेक किया। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग थे, कंट्रोल अप्रूवल भी थी और प्री नंबरिंग भी थी, प्राइस की अप्रूवल थी और नंबर ऑफ पेशेंट्स की प्री नंबरिंग थी, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा डाटा रिलायबल हो। अब मैंने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आया? अच्छा, असल में ना उसमें 6-7 डिपार्टमेंट थे, आंख का अलहदा, नाक कान अलहदा, गले का अलहदा, दिल गुर्दे का अलहदा, वगैरह वगैरह। तो मुझे क्या एक्चुअली मैंने क्या किया होगा, हर डिपार्टमेंट के शाबा अलग-अलग डाटा लेके उसकी पर्ची फीस भी लाता थे, उसको मल्टी और प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप की, और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो अगर 20 मिलियन थी फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंट ने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था वो 14 मिलियन था, वो मटेरियल से भी ज्यादा था। डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो एक्सेप्टेबल। मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने इंक्वायर किया। मैंने कहा इतना फर्क किस वजह से है? उसने कहा सर ठहर जाएं, हमारे पास ना ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इलाज करवाना दूर की बात, दवाई के पैसे लेना दूर की बात, खाने पीने के पैसे भी नहीं होते। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि मरीजों की खाल उतारते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ ये कि इनका अप्रूवल के बाद फ्री इलाज करवाते हैं, बल्कि अपनी जेब से भी पैसे देते हैं। मौजूद थे ऐसे डॉक्टर, खुद मैंने देखा।
अपनी जेब से फंड बनाया हुआ था, उन्होंने जेब से पैसे देते थे कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ये खाने पीने के पैसे। तो इसलिए हम वो मरीज हमारे नंबर ऑफ पेशेंट में तो आए हुए हैं, लेकिन उनकी फीस माफ है। अब मुझे बताइए, मेरी कॉमन, मैंने इंक्वायर किया और मेरी कॉमन सेंस मुझे कहती है हाँ वाकई हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि नहीं होता? मैंने कहा होता है, लेकिन क्या मुझे कोरोबरेट करना चाहिए था? मैंने कहा सर मुझे ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझे यकीन भी है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, हमारा प्रोफेशन कहता है एविडेंस के बगैर किसी की बात ना मानो। तो अगर आपने अप्रूवल दी हुई है ना, तो कोई ना कोई लेटर होंगे अप्रूवल्स के, वो दिखा दे। वो मैंने देखा, अप्रूवल के लेटर मौजूद थे, मेरी तसल्ली हो गई। ठीक है, मैंने देखा तकरीबन समझ लीजिए कि उतनी ही अमाउंट की अप्रूवल थी जितने से रेवेन्यू कम था। तो क्या मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि एविडेंस मिल गया? बिल्कुल है। ये लास्ट स्टेप है, इन्वेस्टिगेट। जब कोई डिफरेंस है हमारी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का फर्क, तो हमने उसे क्या करना होता है, कुछ पता चला कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली हम इन चीजों को परफॉर्म करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, हमारी फर्म, अब प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूं 1 मिनट में एंड में। हमारी फर्म में 2 डिपार्टमेंट्स थे। अब हमारे सीनियर कहते हैं, पता नहीं एक्चुअली था कि नहीं था, सीनियर कहते हैं एक डिपार्टमेंट वाले जल्दी चले जाया करते थे, ये तो हम अपनी आंखों से देखते थे, हमारी लेट सीटिंग होती थी। हम कहते थे ये क्या चक्कर है सर जी? हमारे सीनियर कहते थे नहीं देखो, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। वो डिपार्टमेंट ज्यादातर एविडेंस एनालिटिकल प्रोसीजर से ऑब्टेन करता है, हम ज्यादातर एविडेंस टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, यही वजह है। मैंने कहा सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, लेकिन हम तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल भी करते हैं, वो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है एविडेंस लेना जरूरी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी है, वो एनालिटिकल प्रोसीजर हो के टेस्ट ऑफ डिटेल्स से फर्क नहीं पड़ता। सूटेबल है तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, नहीं सूटेबल है तो एनालिटिकल भी करो, नहीं सूटेबल तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों परफॉर्म करना जरूरी है? स्टैंडर्ड कहता है ये रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर तो रिस्क ज्यादा है ना, दोनों परफॉर्म करो, रिस्क कम है तो सिर्फ एक से भी काम चल। लेकिन याद रखिए, मैं थोड़ा आपको बता दूं लैंग्वेज स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड कहता है अगर रिस्क हाई है तो एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल दोनों कर लो, और अगर रिस्क लो है तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर, इसका मतलब पता क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल लाजमी नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर लो। इसीलिए वही क्लाइंट जब दूसरे ग्रुप वालों के पास जाता था, वो एनालिटिकल प्रोसीजर जिन जिन एरिया में लगता था वहां पे लगा के जल्दी फारिग हो जाते थे। वही क्लाइंट हमारे ग्रुप के पास आता था तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा। जब हम पार्टनर से, सीनियर से कहते थे सर ये तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर भी एविडेंस मिल जाता है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कहते थे समझो बात को, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मना भी नहीं है, तो पार्टनर का ऑर्डर है कि करना है टेस्ट ऑफ डिटेल तो करना है। असल में जब रिस्क ज्यादा हो ना, पार्टनर फील करे, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ कहते हैं इसी एक ही एरिया के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म करो। तो आइंदा जब कभी आपसे पूछे कि बताओ किसी एक एरिया के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, तो क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम चल जाएगा? तो हम कहेंगे अगर तो प्लॉजिबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप है, अगर तो रिस्क कम है, तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से भी एविडेंस मिल जाएगा, और अगर नहीं तो आपको दोनों परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा स्टैंडर्ड ज्यादा काम करने को मना नहीं करता, स्टैंडर्ड ज्यादा काम करने को मना। तो अगर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए लेकिन आपका दिल कर रहा है मजीद काम करने को, टेस्ट ऑफ डिटेल भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? ये छोटा सा कंसेप्ट है एनालिटिकल। आज हमने क्या सीखा? एनालिटिकल प्रोसीजर के 5 स्टेप्स और फिर उसके बाद ओवरऑल कंक्लूजन। क्लियर? चलिए अब आपकी होम असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।